अब प्रश्नावली 1.3 में देखते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान देना इधर, ये मान के चलिए कि अगर मान लिया जाए कि वास्तविक संख्या क्या होती है मालूम है ना हमें, वास्तविक संख्या। ध्यान देना इधर, इसको सिद्ध करने के लिए हमने हालांकि उदाहरण देखे, उदाहरण में सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी और एक बार शॉर्ट में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखना, वास्तविक संख्या जो होती है ना वो दो में से कुछ भी होगी, या तो परिमेय होगी, या तो परिमेय संख्या होगी, या तो अपरिमेय संख्या होगी। आप बात समझ में आ गई, अपरिमेय संख्या होगी। गारंटेड है कि वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय नहीं होगी, और जो अपरिमेय होगी वो परिमेय नहीं होगी। क्लियर ना? मतलब कोई भी संख्या वास्तविक संख्या है तो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, या तो आप बोल सकते कि जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी। सिंपल सी बात, ठीक है ना? जो हमें सिद्ध करना है ये याद रहे, और इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ये मान के चलिए आप। मतलब लगभग हम गारंटेड ही बोल सकते कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 6 अपरिमेय। कहने का मतलब कुछ भी पूछा जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जो फॉर्मेट है, जो अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्ट फॉर्मेट रहेगा, जैसा का वैसा ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो जहाँ जहाँ √2 है या 2 है वहाँ पर √3 लिखना है तो ये हो जाएगा, 5 लिखना है वहाँ ये हो जाएगा, 7 है वहाँ मतलब 2 के जगह 7 लिख दिया तो ये हो जाएगा, 2 के जगह 6 हो गया तो ये लिख दिया तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर बनेंगे, और आपने अगर एक क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्लियर? अब देखना, अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो समस्या है हमारे पास। कैसे भाई? आपको ये मालूम है कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और ये वाली जो अपरिमेय संख्या होती है, इन अपरिमेय संख्याओं की विशेषता क्या होती है कि इसमें दशमलव के बाद अपुनरावर्ती होती है। जैसे मान लिया जाए कि 3, 5, 9, 8, 7, 2, 8, 3, 9, 3, 2, 5, और क्या होता है, इनके जब मान ज्ञात करते हैं ना हम, तो इस प्रकार की कुछ संख्या आती है। किस प्रकार की? कभी खत्म नहीं होता, ये आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा, पहली बात। और जब खत्म नहीं होगा इसलिए क्या बोला जाता है? इसको अशांत बोला जाता है। ध्यान देना इधर, अशांत। और खत्म तो नहीं होती है, और साथ ही साथ में पुनरावर्ती भी नहीं होती है। पुनरावर्ती कहीं पर दिख रही है क्या कि इतना आया फिर इतना आया फिर सेम 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 एक जैसा आया? क्या नहीं। तो अनावर्ती भी होता है, अनावर्ती या अनावर्ती भी बोल सकते हैं इसको, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब आवर्त, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। भाई इतना आया, जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, रिपीट कैसे होता है? 0.3598798798798 और डैश डैश डैश। देखिए 0.35987987987 987 अरे 987 बार बार आ रहा ना, बार बार 987 क्या हो रहा? बार 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 आ रहा, तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जो बार बार आता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, बार। तो इससे पता चलता है कि भैया ये क्या है, पुनरावृत्ति हो रही, आवर्ती हो रही, यानी कि बार बार आ रहा है। बात क्लियर है? तो इसको सिद्ध करना टेढ़ा काम है, टेढ़ा काम है। कैसे करेंगे हम सिद्ध इसको कि भाई इसका मान इतना होता है इसलिए ये होता है, ठीक है? एग्जैक्ट ये ओवरऑल सीधी बात यह है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम ये बोल देते हैं ना कि ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। बस हमें यही तो सिद्ध करना है कि ये परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही अपरिमेय हो जाएगा ना। क्लियर बात हो गई? ओवरऑल आपको अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है, तो हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या
परिमेय संख्या नहीं है। बस क्लियर हो गई बात। अब इसकी स्टेप्स देखना, और जैसा रूट 5 वाला है वैसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं, एक की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और जहाँ जहाँ 5 लिखा है, अगर वर्गमूल 2 बोला तो वहाँ पर 2 2 2 2 रखते चले जाओ। देखना, हम उल्टा काम कर लेते हैं कि माना उल्टा काम करते हैं। रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको मालूम है ना कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, मालूम है ना। जहां पर P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, लेकिन Q के जगह 0 नहीं रखा जा सकता। बस इतनी सी बात है ना। परिमेय संख्या की विशेषता होती है कि इसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब हर में आप 0 नहीं रख सकते, ये होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये परिमेय संख्या होती है तो हम मान लेते ना कि रूट 5 बराबर से क्या हो जाएगा? P बटे Q। जहां क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ में P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। और एक बार समझेंगे हम, पूर्णांक है। कहने का मतलब ये हो गया कि P और Q जो है ना, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो बात जानते ही हम। लेकिन P और Q में कोई भी सह अभाज्य गुणांक नहीं है, मतलब यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जिसको आप कैंसिल कर सकते। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखना, उदाहरण बता रहा हूं मैं। सह अभाज्य किसको बोला जाता है? सह अभाज्य, नाम से क्लियर ना, सह और अभाज्य मतलब साथ साथ में भाजित नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करें कि आपने लिया 24 और 25। मुझे एक बात बताइए कि ये किससे किससे विभाजित होता है? तो 1 से तो सारे हो गए, 1 से दुनिया का सारे पूर्णांक विभाजित होते हैं। 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा और 24 से हो जाएगा। इतनी संख्याओं से विभाजित होती है ना। और 25 किससे किससे विभाजित होती है? तो केवल 5 से होती है और 25 से होती है। अब आप देखेंगे कि 25 को इससे विभाजित किया जा सकता और 24 को इतनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। दिख रहा क्या कहीं पर कोई उभयनिष्ठ? कोई भी उभयनिष्ठ इसमें नहीं है, तो इसीलिए इनको सह अभाज्य बोला जाता है। ठीक, चलिए, मतलब मीनिंग, आपको जो भी शब्द लिखा है आपको उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए कि ऐसा लिखा क्यों है। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इसका तिर्यक गुना कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? Q√5 गुणित Q बराबर से P। ठीक, और इसको समीकरण 1 दे देते हैं। कोई समस्या? इसका तिर्यक गुना कर दिया। अब देखिए, अब ध्यान देना, इधर दोनों पक्षों का क्या करता हूं? वर्ग करता हूं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं मैं। वर्ग करने के बाद में क्या हो जाएगा? √5 Q का वर्ग बराबर से P का वर्ग। सही है क्या? इधर का भी वर्ग कर दिया, इधर का भी वर्ग कर दिया। आपको मालूम है कि √5 का वर्ग क्या होता है? 5 होता है। कहने का मतलब वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। क्यों हटता है मालूम है ना? √5 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 1/2 और पूरे की घात क्या है? 2 है। ये वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होता है। और आपको मालूम है घातों पर घाते हो तो घातों का क्या हो जाता? गुना हो जाता। तो 1/2 गुणित 2, 2 से 2 खत्म, तो 5 की घात 1 यानी कि 5। तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रखा करो, ये बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। रूट वर्गमूल में संख्या रहती है, उसका वर्ग किया जाता तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, मतलब ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन कंफर्म हो गया एग्जाम के लिए। हाँ, अब ये तो हो गया 5 और Q का वर्ग Q है तो Q का वर्ग हो गया और बराबर से P का वर्ग।
याद रखना कि 5q का वर्ग बराबर से p का वर्ग है, इसका मतलब p स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जा सकता है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? मान लिया जाए कि आपके पास में 9 गुणित 25 है, 9 गुणित 5 का वर्ग है बराबर से 15 का वर्ग है। अगर ऐसा है ना, 9 गुणित 5 का वर्ग है ना, तो गारंटेड ये वाली जो संख्या है ना वो 9 से विभाजित होगी। क्या बोल रहा हूं मालूम है मैं? 5 का वर्ग कभी भी आपको मालूम है कि ये संख्या क्या इधर तिर्यक गुना होता ही नहीं, तो 15 का वर्ग यानी 15 गुणित 15 और बटे 9। देखिए ना, 3 से 3 बार 3 5 15 और 3 5 15 हो गया कि नहीं, बराबर से 25 आ गया कि नहीं? आ गई बात समझ में? तो जब भी ऐसे गुने में संख्या अगर है तो इसका मतलब ये संख्या क्या करेगी, इसको विभाजित करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, p के वर्ग को 5 विभाजित कर सकता है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि यहां p का वर्ग 5 से विभाज्य है। ठीक, क्लियर? तब p भी 5 से विभाज्य होगा। नियम होता है प्रमेय 1.3 जो हमने प्रूफ की थी, वहां पर आपने देखा होगा कि अगर मान लिया जाए, इसको हटा नहीं रहा हूं मैं, मान लिया जाए कि कोई संख्या का वर्ग a से विभाजित किया जा सकता, या तो ऐसा बोल सकते हम a का वर्ग अगर p से विभाजित किया जा सकता, a के वर्ग को p से विभाजित किया जा सकता, जहां पर p क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, a के वर्ग को किसी अभाज्य संख्या से विभाजित किया जा सकता है, तो a को भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित किया जा सकता है। देखिए, ऐसा बोल सकते हैं हम कि मान लिया जाए कि मेरे पास में क्या है, कोई अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, और सपोज करें कि 2 4 के वर्ग को, देखिए ध्यान देना इधर, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 4 का वर्ग मतलब कितना हो गया, 16। 16 को विभाजित कर सकता ना, ये अभाज्य संख्या है ना, ये 16 को विभाजित कर सकता है, तो ये 4 को भी विभाजित करेगा। देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 कर सकता ना, बस यही बात यहां पर बोलना चाह रहे हैं। तो याद रखिए कि अगर p स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, ये गारंटेड है, ये हम प्रमेय में प्रूफ कर चुके हैं। अब पुनः इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p 5 से विभाज्य है तो p बराबर से क्या लिख सकते हैं हम, p बराबर से क्या लिख सकते हैं, 5k लिख सकते हैं, जहां k क्या है, पूर्णांक है। k क्या है, बराबर से पूर्णांक है, कोई ना कोई एक पूर्णांक होगा। नहीं आई बात समझ में? यदि मान लिया जाए कि 25 को 5 विभाजित करता है, ठीक है, तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित k का मान कोई ना कोई पूर्णांक होगा भाई, 55 ये हो गया, तो इसको 5 के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है। यही इसका कहने का मतलब। नहीं आई बात समझ में? देखना, 25 को अगर 5 विभाजित करता है तो इसको 5 गुणित k लिखा जा सकता है, बस सीधी बात है, 5 गुणित k लिखा जा सकता है। ऐसा k क्या है, एक पूर्णांक है। p का मान क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में, और एक बार समझ लेंगे, टेंशन मत लेना, 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में √5 q, देखिए ध्यान देना इधर, जहां √5 q है, p के जगह क्या रखना है आपको, 5k रखना है, 5k। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, तो √5 Q का वर्ग बराबर से 5K का वर्ग। और आप देखेंगे कि ये रूट तो वर्ग से हट गया, तो 5 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया 5Q का वर्ग बराबर से, ये हो गया 5 का वर्ग और K का वर्ग। ये 5 से ये 5 का तिर्यक गुना करेंगे तो ये 5 से वर्ग हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q का वर्ग बराबर से 5K का वर्ग। सिंपल सी बात है, यही वाली स्थिति आ गई ना। ऐसा था तो p² 5 से विभाज्य था, ऐसा है तो Q² भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि अतः Q² भी 5 से विभाज्य होगा। तब आपको मालूम है कि Q² अगर 5 से कोई संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, उसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। तब Q भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए कि आपने ये देखा कि P को 5 से विभाजित किया जा सकता है और Q को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है, जबकि आपने क्या बोला कि P और Q में कोई भी पूर्णांक ऐसा नहीं है कि जो अभाज्य संख्या से विभाजित हो सकती है। कोई भी दोनों में उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य है ना। जबकि यहां पर तो आप उल्टी बात कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? देखना भाई, आपने बोला कि P और Q को किसी भी संख्या से कट नहीं किया जा सकता, किसी भी पूर्णांक से कैंसिल नहीं किया जा सकता, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है। और जबकि आप यहां पर बोल रहे हैं कि P को भी 5 से विभाजित किया जा सकता और Q को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है, यहां उल्टी बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे कि अतः P व Q में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में 5 है। तब P व Q 5 से विभाज्य होगा, जो कि हमारे द्वारा मानी गई अभिकल्पना के विपरीत है। तब क्या माना था हमने? ये जो माना था ये गलत माना गया। इसका मतलब क्या है? √5 क्या हो गया? परिमेय संख्या नहीं होगी, और जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। तब हम यहां पर बोल सकते कि अतः √5 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात? और एक बार समझ लो। पहले तो आप तो क्या करो, इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद में और एक बार समझ लेते। ठीक है, देखिए ध्यान देना इधर। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सिंपल तरीके से भैया, परिमेय संख्या तो हमने उसको अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, तो उल्टा मान लिया परिमेय संख्या। अब देखिए, आपको मालूम है कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, जहां पर ये ऐसा होता है। इसका तिर्यक गुना किया, ये कर दिया, दोनों का वर्ग किया तो ये आ गया, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया। आपको मालूम है कि भैया P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। बस हो गई बात खत्म। ये आ गया, ये महत्वपूर्ण है। जब P 5 से विभाज्य है तो P को 5 के लिखा जा सकता है। भाई 5 से विभाज्य है तो P को 5 के लिखा जा सकता है। तो P का मान समीकरण 1 में रख दो, यहां पर ये रख दिया, दोनों का वर्ग किया, वर्ग करके वर्गमूल हट गया इसका, और ये जैसे कि वैसे। क्लियर सी बात ये है कि 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार जैसे यहाँ पर बोला था ना, उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि Q² भी 5 से विभाज्य है। जब Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य हो गया। तो P और Q दोनों में क्या है? 5 उभयनिष्ठ है। इसका मतलब
और जो हमने कल्पना मानी थी वो परिकल्पना क्या हो गई हमारी, यहाँ पर असत्य पाई गई। इसका मतलब जो हमने परिमेय संख्या माना था इसको, वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना, √2, √3, √5, √7, √11 ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, √11, √17 मान लिया जाए, है ना, √19, इतना नहीं पूछा जाता, इनमें से कुछ भी पूछा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसमें √6 क्यों नहीं लिखा, √6 क्यों नहीं पूछा जाता? भाई पूछा जा सकता है। इसका कारण ये है कि इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसका वर्ग करने के बाद में ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यही कारण है कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात समझ में? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि आपने 1.3 प्रमेय में क्या देखा था, प्रमेय 1.3 में क्या देखा था, उसमें ये देखा कि p² अगर किसी अभाज्य संख्या से, या ऐसा ये स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है, किससे, अभाज्य संख्या से विभाज्य है, तो ये भी अभाज्य संख्या से, इससे p से विभाजित किया जा सकता है। और यहां पर क्या है, इसका वर्ग करने के बाद में क्या हो रहा है, ये 6 हो जा रहा है, जो कि भाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, ये सारी अभाज्य संख्या है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर ना? तो ये याद रखिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान देना इधर, अब ध्यान देना, मान लिया जाए कि आपको √5 के जगह √2 दे दिया। अब देखिए, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट फिक्स है। √2 दिया ना, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, और यहाँ पर भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 2 2 2 2 और 2। अरे जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 2 लिख दो, बस खत्म बात, हो गया। अतः माता बच्ची नहीं करना है, हो गया खत्म। ठीक है। अगर मान लिया ये सभी जगह जहां पर भी 5 दिखाई दे रहा आपको, सब जगह क्या करेंगे आप, 2 2 लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, अगर मान लिया जाए कि √3 आ गया 5 के जगह, तो √3 लिख दो, उससे क्या समस्या है, √3 लिख दो। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 50 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, एक की ही प्रैक्टिस अच्छे से करना है। 3 आ जाएगा, बस हो गया काम। ये 3 आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अच्छे से समझना, हर एक चीज़ की मीनिंग समझना है। बस ये 3 लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ भी पूछा जाए, 11 बोल दिया, 11, अरे सब जगह 11 11 लिख दो, उससे क्या दिक्कत है, ये 11 11 कर दिया, हर जगह 11 लिख दो बस। ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, इधर उल्टी बात करना है हमें। माना 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय बोला तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 3 + 2 √5 बराबर से क्या हो जाएगा, p/q, जहां q ≠ 0 और p तथा q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है, p/q क्या है, परिमेय संख्या ना, आपने बोला ही है परिमेय संख्या है।
ठीक है। तो P बटे Q क्या है? परिमेय संख्या है। मुझे एक बात बताइए कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या है, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या है, इसमें अगर आप किसी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे, किसी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। फिर से, परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो आपको दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होती है। अगर एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाए तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आई बात समझ में? देखना, मैं क्या करता हूं, ये 3 को उधर ले जाता हूं, तो 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय Q -3। अभी भी ये परिमेय संख्या है, अभी भी क्या है? परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि किसी परिमेय संख्या में से अरे 3 भी तो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाया जाए तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस 2 का मैं तिर्यक गुना कर देता हूं तो √5 बराबर से 1/2 P डिवाइडेड बाय Q -3 अभी भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्यों परिमेय संख्या है अभी भी? ये परिमेय संख्या थी ना, उसमें 2 से भाग भी देंगे तो भी परिमेय संख्या मिलती है। मतलब किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भी परिमेय संख्या मिलती है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये परिमेय संख्या है पूरी। और ये क्या है? अभी सिद्ध किया हमने, वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अरे अजीब सी बात हो गई भाई, आप बोल रहे हैं कि बराबर है, इधर अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या है, कैसे बराबर हो सकता है? संभव है क्या? अरे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर तो जीवन में नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग ही होती है। परिमेय, जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय। कहने का मतलब जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी, और या तो बोल सकते कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है। उल्टी है, दोनों अपोजिट है। किंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे बड़ी अजीब सी बात हो गई यहाँ। क्या अजीब सी बात हो गई? ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तब हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना असत्य पाई गई। इसीलिए हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है। ये उल्टी हो गई भैया बात, परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए 3-2 वर्गमूल 5 होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस हो गया काम खत्म। समझ में आ गई बात? चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, 3 + 2√5 आ गया, क्या समस्या है भाई? यहाँ 5-3√5 आ गया, क्या समस्या है? अरे 3 के जगह जहाँ 3 है वहाँ 5 लिखना है, 2 के जगह 3 लिखना है। वही जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, वही का वही करना है। आपको करना क्या है? यहाँ पर जो भी रहेगा उसको इधर कर देना तो भी परिमेय मिलेगी। यहाँ जो भी गुणे में रहेगा उसको तिर्यक गुना करके नीचे कर देना तो भी परिमेय रहेगी। बस सिर्फ इतनी से तो बात करना है आपको कि जो वर्गमूल वाली संख्या को इधर रहने देना, बाकी सबको उधर कर देना है। और ये बताना है कि ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है, इसलिए ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। ऐसा, ठीक है? सिंपल काम है। ये वाला क्वेश्चन और भी आसान था। ठीक, तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार से है ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा, √2, ये हो गया, ये हो गया, सेम क्वेश्चन है। कहने का मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि भैया √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आपको मालूम है। √5 अपरिमेय संख्या है, आपको मालूम है। √2 अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा कि इतनी बात हमें मालूम है, तब इसको सिद्ध करना है। देखना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है। माना, पहला कर रहा हूं मैं पार्ट, 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टी बात कर रहे हैं हम, परिमेय संख्या है, तब 1/√2, ठीक है, 1/√2 = P/Q। भाई ये जब परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या करते हैं, 1/√2 है ना, इसलिए P और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। दोनों को छोड़ दो, P को भी 0 नहीं होना चाहिए और Q भी 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ P और Q दोनों का मान क्या होना चाहिए, ≠ 0। दोनों का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि P एंड Q ≠ 0, तथा P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। कोई समस्या? देखिए, इसको मैं पलटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर से Q/P। मुझे एक बात बताओ, 3/5 परिमेय संख्या है ना, है कि नहीं? और इसको पलटा देंगे तो 5/3 हो जाएगा, ये भी तो परिमेय संख्या है। पलटाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, परिमेय संख्या है। अरे पलटा दिया तो उससे क्या दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने, हाँ, ये एक दिक्कत हो सकती थी। देखना, अगर मान लिया जाए कि 0/3 है, ये परिमेय संख्या है, अंश में 0 आ सकता है, लेकिन इसको जब पलटा देंगे तो 3/0, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हमने पहले से ही चालाकी की है इसमें कि भैया P का भी मान, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसको पलटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि P और Q का मान, दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों लिखना जरूरी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसको हमें पलटाना पड़ेगा, और पलटाएंगे, P का मान अगर 0 रह गया तो पलटने के बाद में ये ऐसी समस्या आ जाएगी, इसलिए दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, किंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तब हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना जो हमने मानी गई थी यहाँ पर, वो क्या है कि विपरीत पाया गया। जब विपरीत पाया गया तब 1/√2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आ गई बात समझ में? अरे हो गया हल। नोट कर लो आप इसको, कोई भी क्वेश्चन आए, अब जैसे मान लिया जाए दूसरा है, तो ज़्यादा माथापच्ची थोड़ी करना है, पहले नोट कर लेना उसको, है ना, हटाने से पहले ज़्यादा माथापच्ची थोड़ी करना है। 7/5 है तो इसको लिख दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, बाकी तो सब जैसे कि वैसे ही है। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 को इधर जान दो, √5, तो ये क्या हो जाएगा, P/Q ही रहेगा, और 7 को इधर कर दो। देखिए 1/7 P/Q। आपको मालूम है
पलटाओ मत, ये यहाँ पर नीचे वर्गमूल था इसलिए पलटाया था मैंने। आपको मालूम है कि भाई ये परिमेय संख्या को 7 से अगर विभाजित किया जाए तो भी परिमेय संख्या ही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? किंतु आपको मालूम है कि √5 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय, कैसे संभव है? बराबर नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पर 7 वर्गमूल 5 जो है वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गया? यही के यही। ये वाला देखना, ये भी ऐसे ही 6 + √2, 6 + √2। यहां पर देखना 6 इधर जाएगा तो वर्गमूल 2 बराबर से क्या हो जाएगा? P/Q ऋण 6। आपको मालूम है किसी परिमेय संख्या में से 6 को घटा दिया जाए तो संख्या ही मिलती है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं? तो हम यहाँ पर बोल सकते, अच्छा इससे पहले वाला नोट कर लेना आप, जो मैंने ये वाला बताया था तब। अच्छा, ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन आपको मालूम है कि √2 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय के बराबर परिमेय कैसे हो सकता है? इसलिए आप बोलेंगे कि 6 धन वर्गमूल 2 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आपने देखा कि जो क्वेश्चन मिले हमें एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में मिले, एक जैसे ही करना है सारे क्वेश्चन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल डेटा को चेंज करना है बस। ठीक है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अपनी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब देखेंगे हम अगली प्रश्नावली और उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले बेसिक देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन करेंगे। आप पहले पूरे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करते चलिए और क्वेश्चन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए।